भारतीय सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। राजा नवाबों और यहाँ के दूसरे शासकों ने यहाँ एक से एक बेहतरीन महल बनवाए, इमारतें बनवाई और आलीशान किले बनवाए। और कुछ राजा ऐसे भी हुए जिन्होंने पूरे शहर बसाए। ये शहर और उनमें स्थित ऐतिहासिक इमारतें कई राजवंशों के उत्थान और पतन के जीते जागते उदाहरण हैं। और उन्हीं उदाहरणों में से एक है फतेहपुर सीकरी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फतेहपुर सीकरी शहर के बारे में। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। यह शहर आगरा से लगभग 36 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। आगरा तक का आप अपने बजट के अनुसार किसी भी मार्ग का चुनाव कर सकते हैं। आगरा शहर बड़े बड़े शहरों से हवाई मार्ग, रेलवे लाइंस और नेशनल हाईवे से जुड़ा हुआ है। आगरा से फतेहपुर सीकरी का सफर आप किसी लोकल बस या टैक्सी या फिर कैब बुक करके आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं फतेहपुर सीकरी का थोड़ा इतिहास। मुगल सम्राट अकबर ने 1559 में शहर की स्थापना की और 1571 से 1585 तक इसे अपनी राजधानी बनाया। शहर के निर्माण में लगभग 15 साल लगे, जहां अदालतों, महलों, मस्जिदों और अन्य संरचनाओं का निर्माण किया गया। पहले इसका नाम फतेहाबाद था, बाद में इसका नाम बदलकर फतेहपुर सीकरी कर दिया गया। फतेहपुर में आपको बुलंद दरवाजा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद जैसी खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी। वहीं सीकरी अकबर का किला था, जिसमें अकबर लगभग 15 साल तक रहा। यही वो जगह है जहां अकबर ने दीन इलाही धर्म की बुनियाद रखी। लेकिन पानी की भारी किल्लत के कारण अकबर ने फतेहपुर सीकरी को छोड़कर आगरा को अपनी राजधानी बनाया। अकबर ने चित्तौड़ और रणथंभौर को जीतकर 1559 में शहर की स्थापना की। शहर का निर्माण लगभग 15 सालों में पूरा हुआ और इसमें महल, हरम, कोर्ट और भी बहुत सारी चीजें शामिल थीं। आप देखेंगे कि शहर में इमारतों का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से किया गया था। शाही महल के मंडप ज्यामितीय रूप से अरब वास्तुकला से बनाए गए थे। जब भी आप यहाँ घूमने आएंगे, अगर आप कपल्स हैं, यानी कि अगर आप मैरिड हैं या फिर आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आते हैं, तब एक बात का ख्याल रखिए कि शहर में एंट्री करते ही यहाँ के कुछ लोग आपको गाइड के रूप में बार्गेनिंग करते मिल जाएंगे, जो आपके अलग अलग तरीके से चादर या कुछ अन्य चीजें खरीदने के लिए ठगने का प्रयास करेंगे। इन सब से बचने का एक ही तरीका है कि आप सिर्फ ऑथोराइज्ड गाइड से बात करें। अब बात कर लेते हैं उन जगहों के बारे में जहां आप घूमेंगे। जोधाबाई पैलेस। आप जैसे ही किले में एंट्री करेंगे, बाई तरफ आपको सबसे पहले जोधाबाई का महल दिखाई देगा। जोधाबाई का यह महल रानी वास और जैनानी घोड़ी के नाम से भी जाना जाता है। महल विशाल है और 2 मंजिला है। महल का प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में मौजूद है और बहुत ही शानदार है। वैसे तो ये महल अकबर का हरम था, जिसमें अकबर अपनी शाही बेगमों के साथ रहता था। लेकिन महल के निर्माण में प्रयुक्त हिंदू रूपांकनों से पता चलता है कि महल एक हिंदू महिला के लिए बनाया गया था, इसलिए शायद इसे जोधाबाई का नाम महल समझा जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पंचमहल की। पंचमहल का निर्माण अकबर ने करवाया था। महल महिलाओं के हरम के पास था और इसे इस तरह से बनाया गया था कि ये गर्मियों के दौरान आराम प्रदान करता है। पंचमहल एक 5 मंजिला महल नुमा संरचना है, जिसमें हर मंजिल धीरे धीरे आकार में घटती जाती है। बीरबल का महल। बीरबल के किस्से तो आपने बहुत सुने होंगे दोस्तों। तो बीरबल न केवल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, और बल्कि उसके सब मंत्रियों में सबसे ज्यादा खास भी था। इसलिए बादशाह अकबर ने बीरबल के लिए महल बनवाया। ये महल अकबर की बड़ी रानियों रुकैया बेगम और सलमा बेगम का निवास स्थान के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। ये 2 मंजिला महल मुगल और फारसी वास्तुकला के आधार पर बनाया गया था। खास महल देखने में बेहद सुंदर, और ये खास महल मुगल बादशाह अकबर का महल था। भूतल में 2 कमरे हैं और पहली मंजिल में ख्वाबगाह है। भूतल के कमरे यानी कि अंदर का एक कमरा का उपयोग भोजन कक्ष के रूप में और दूसरे का उपयोग पुस्तकालय के रूप में किया जाता है। अनूप तालाब।
अनूप तालाब ख्वाबगाह के सामने बना एक तालाब है। टैंक लाल बलुआ पत्थर से बना है। उभरी हुई सीट के साथ बीच में जालीदार कटघरा है। एक जल कार्य प्रणाली थी जिससे टैंक को ताजे पानी से भरने के लिए जोड़ा गया था। पानी की अति प्रवाह को रोकने के लिए यानी कि लहरों को रोकने के लिए टैंक को सूख ताल से भी जोड़ा गया था। टैंक के पैनल में जंगलों और बगीचों के दृश्य हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दीवाने आम और दीवाने खास की। दीवाने आम और दीवाने खास परिसर के दो खास हॉल हैं। दीवाने आम का इस्तेमाल स्थानीय जनता यानी कि जो लोकल की जनता को संबोधित करने के लिए किया जाता था, उनकी शिकायतों को सुनने और निर्णय लेने के लिए किया जाता था। जबकि दीवाने खास को शाही लोगों यानी कि जो राजा के नज़दीकी लोग थे, जैसे वजीर या फिर उससे जुड़े कुछ और लोग, दरबारियों और मेहमानों के साथ बैठक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। दीवाने खास किले की वो इमारत है जिसका इस्तेमाल बादशाह शाही मेहमानों के स्वागत और शाही सभाओं के लिए करते थे। ये वो स्थान है जहां अकबर विभिन्न यानी कि अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधियों से उनके विश्वास और धर्मों पर चर्चा करता था। दीवाने खास में एक स्तंभ पर विभिन्न धर्मों के प्रतीक बेहद सुंदर ढंग से उकेरे गए हैं जो अकबर की उदार नीति का परिचय देते हैं। पचीसी कोर्ट पचीसी शतरंज की तरह ही एक शाही खेल था जिसे मुगल शासकों द्वारा खेला जाता था। बताते हैं इस खेल को खेलने के लिए अकबर ने एक पचीसी दरबार बनाया था। काले और सफेद चेक के साथ एक मैदान बनाया गया था और खेल खेलने के लिए मोहरों की बजाय इंसानों का इस्तेमाल किया जाता था। अगर दोस्तों आप भी फतेहपुर सीकरी आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि फतेहपुर सीकरी में किस टाइम आया जा सकता है। फतेहपुर सीकरी लोगों के लिए सुबह 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुला रहता है और शहर को घूमने में लगभग 1 घंटे का समय लगता है। यह सार्वजनिक छुट्टियों पर भी सभी दिनों में खुला रहता है। आप दीवाने आम बुकिंग काउंटर के पास एक संग्रहालय भी देख सकते हैं। संग्रहालय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं टिकट की। जैसे ही आप फतेहपुर सीकरी पहुंचेंगे आपको 2 जगह दिखाई देंगी। एक फतेहपुर जिसमें आपको बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह और जामा मस्जिद जैसी खूबसूरत जगह देखने को मिलेगी। इन जगहों के लिए प्रवेश बिल्कुल निःशुल्क है यानी कि बिना पैसे के, बिना बिल्कुल फ्री, बिना कुछ खर्च किए आप इसके अंदर जा सकते हैं। वहीं फतेहपुर से लगभग 500 मीटर दूर सीकरी है जो अकबर का किला था जिसमें दीवाने आम, दीवाने खास, जोधाबाई पैलेस, पंचमहल, बीरबल का घर, जो अभी हमने जिस सारी चीज़ों का डिस्कस किया था वो सारी चीज़ें जो है सीकरी में मौजूद हैं। यहाँ किले के प्रवेश द्वार पर टिकट काउंटर है जहाँ से भारतीय लोगों के लिए सिर्फ 35 रुपये का और जो विदेश से लोग आते हैं, जो फॉरेनर्स होते हैं, उनके लिए टिकट बढ़कर 550 रुपये का हो जाता है। घूमने का सबसे अच्छे टाइम की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच और जुलाई से लेकर नवंबर के बीच जाया जा सकता है क्योंकि यहाँ का मौसम बहुत ही सुहावना होता है। बाकी के महीनों में मौसम या तो बहुत गर्म होता है या फिर बहुत ज़्यादा ठंडा होता है जो कि परेशानी का कारण बन सकता है। इसलिए आप कोशिश करें कि मौसम देख के हिसाब से ही घूमने के लिए निकलें क्योंकि मौसम सुहाना होगा तो घूमने का मज़ा भी अपना एक अलग ही आएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फतेहपुर सीकरी के किले तक कैसे पहुंचे। फतेहपुर सीकरी में हवाई अड्डा नहीं है, रेलवे स्टेशन है, लेकिन ये भी देश के बड़े शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है क्योंकि यहाँ बहुत कम ट्रेनें का ठहराव है। लेकिन फतेहपुर सीकरी सड़क मार्ग से आसपास के शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। फतेहपुर सीकरी से आगरा मात्र सिर्फ 36 किलोमीटर की दूरी पर है तो दिल्ली से लगभग 243 किलोमीटर की दूरी पर है। फतेहपुर सीकरी की सड़कों पर रख रखाव अच्छी तरह से किया जाता है। ये शहर आगरा, दिल्ली, नोएडा, भरतपुर से जुड़ा हुआ है और टूरिस्ट वोल्वो, डिलक्स और नियमित उत्तर प्रदेश रोडवेज की बसें पकड़ सकते हैं। तो आप दोस्तों आसानी से यहाँ पहुँच सकते हैं। अगर आपको पूरा डिटेल में जानना है कि आगरा से अगर आप सफ़र करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप आगरा आ जाइए और आगरा आने के लिए कैसे कैसे हम पहुँचना है आपको सभी चीज़ों के बारे में यानी कि बाय ट्रेन, बाय बस और बाय फ्लाइट, इन तीनों चीज़ों के बारे में हमने एक वीडियो बनाया है आगरा का अलग से। तो आप उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और थोड़ा नज़दीक से आगरा के बारे में भी जान सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यार, ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप, मुझे लगता है कि आप ये के लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको यार वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। एंजॉय योर ट्रिप। मिलते हैं एक नए ट्रिप के साथ।